हेलो दोस्तों, आज हम चालू करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ। ये आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा, तो इसलिए एक रिवीजन टाइप समझना है इस वीडियो को, क्योंकि मेरा दायित्व बनता है आपको पढ़ाने का, तो मैं तो कोई स्किप करूँगा नहीं टॉपिक, ठीक है? तो इसको एक रिवीजन की तरह देख सकते हैं आप। तो परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन होता है एन ऑर्डर्ड सबसेट, ठीक? ऑर्डर्ड सबसेट है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है? तो ये बेसिकली पहली सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है परम्यूटेशन की कि यहाँ ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है? परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? केपीआर इज इक्वल्स टू के फैक्टोरियल ओवर के माइनस आर फैक्टोरियल। जैसे 5p3 हो गया 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 व्हिच इज 2 फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन होता है अनऑर्डर्ड सबसेट, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? केसीआर, क्योंकि परम्यूटेशन होता था यहाँ p होता था, तो कॉम्बिनेशन तो यहाँ c होता है। केसीआर इज इक्वल्स टू के फैक्टोरियल ओवर के माइनस आर फैक्टोरियल टाइम्स आर फैक्टोरियल। जैसे 5c3 is 5 factorial over 5 minus 3 2 factorial divided by 3 factorial। अब मैं आपको थोड़ा-सा ना इसको एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, तो और समझ आ जाएगा। एग्ज़ाम्पल देखो, मेरे पास 3 कॉइन्स है, कॉइन नंबर 1, कॉइन नंबर 2, कॉइन नंबर 3, तो 1, 2, 3। अब सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बोला, नंबर ऑफ वेज़ द 3 कॉइन्स कैन बी अरेंज्ड। तो अरेंजमेंट में हमेशा क्या होता है? ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है? अरेंजमेंट में तो ऑर्डर मैटर करेगा ही। इसका मतलब मैं आपसे परम्यूटेशन पूछ रहा हूँ इन 3 कॉइन्स की। तो K है 3, R भी है 3, तो आपको निकालना है 3p3। 3p3 होगा 3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल व्हिच इज़ 6। 6 तरह से अरेंज कर सकते हो। अच्छा, करके भी देख लो। ये देखो, ये 6 तरीके हैं। इन 6 तरीकों से अरेंज कर सकते हो। पहले 1 2 3, ठीक है? पहले 1 2 3, फिर 1 3 2, फिर 2 1 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2, 3 2 1। अच्छा, आपने कोई चीज़ नोटिस करी? ये आप शॉर्ट ट्रिक याद रख लो। इससे कभी भी आपको अगर मैनुअली क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है ना, तो कर सकते हो। मैंने पहले करा 1, पहले 1 को फिक्स कर दिया, फिर 2 3 करा, फिर 3 2 कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। फिर 2 को फिक्स करा, 1 3 करा, फिर 3 1 कर दिया। फिर 3 को फिक्स करा, 1 2 किया, 2 1 कर दिया। तो कभी-कभी क्वेश्चन में पता है आपको बनाने पड़ेंगे सबसेट्स, तो उस टाइम पे ये ट्रिक बड़ी काम आएगी। फिक्स एंड रोटेशन, ठीक है? ओके, कॉम्बिनेशन बोला कि 3 कॉइन्स कैन बी चूज़न, नंबर ऑफ वेज़ 3 कॉइन कैन बी चूज़न। अब चूज़न में तो जब भी मैं चोज़न वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऑर्डर क्या है। यार, अगर आपने पहले 1 निकाला और फिर 3 निकाला या पहले 3 निकाला 1 निकाला, फ़र्क क्या पड़ रहा है? ठीक है? मतलब चूज़ करने में तो फ़र्क ही नहीं पड़ता ऑर्डर का। तो जब मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ वेज़ 3 कॉइन्स कैन बी चोज़न, तो वो 3C3 है, जिसका आंसर होगा 3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल व्हिच इज़ 1, व्हिच इज़ व्हाट? 1, ठीक है? तो ये लॉजिक होता है। एक ही तरीके से तीनों कॉइन्स को आप चूज़ कर सकते हो। तीनों कॉइन्स को कैसे चूज़ कर सकते हो? तीनों कॉइन्स को चूज़ करना है, 3 ही कॉइन्स है, तो एक साथ तीनों उठा लोगे ना, एक ही तरीका है। ठीक है? तो कॉम्बिनेशन में मैटर नहीं करता कि आपने 1 2 3 उठाया या 3 2 1 उठाया या किसी भी ऑर्डर में उठाया, बात एक ही है। तो इन परम्यूटेशन ऑर्डर मैटर मतलब एबीसी इज़ नॉट इक्वल टू बीसी व्हिच इज़ नॉट इक्वल, अलग-अलग हैं तीनों। अरेंजमेंट ये तीनों अलग-अलग है। कॉम्बिनेशन में फ़र्क नहीं पड़ता अरेंजमेंट से, ठीक है? सो अगर क्वेश्चन में अरेंजमेंट मैटर करती है तो परम्यूटेशन निकालोगे, अरेंजमेंट मैटर नहीं करती तो कॉम्बिनेशन निकालोगे। अब आप बोलोगे पता कैसे पड़ेगा कि क्वेश्चन में अरेंजमेंट मैटर कर रही है, नहीं कर रही? इसका सिर्फ एक ही उत्तर है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे, है ना? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ में आएगा किन क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ-कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ लगता है अरेंजमेंट मैटर करेगी पर करती नहीं है, ठीक है? तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ आएगा, इसका तो कोई और उपाय है नहीं। तो आपने क्वेश्चन सॉल्व करे बुक के, तो आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब हम आते हैं एक और पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्बिनेशन कैन ओनली बी यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स वेयर विदाउट रिप्लेसमेंट इज़ यूज्ड। विदाउट रिप्लेसमेंट क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली लिखा होगा कि 2 बॉल्स आर चूज़न विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है कि मान लो 5 बॉल थी, ठीक है? और मैंने चूज़ कितनी करनी है? चूज़ करनी है मुझे 2। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ, मान लो ये पहली 5 बॉल हैं, ठीक? मैंने पहली बॉल निकाल ली ये वाली, ठीक है? अब ये तो बैग में नहीं है, अब बैग में बची कितनी? 4। ये मैंने रिप्लेसमेंट का मतलब होता कि मैं इसे निकाल के इसको वापस बैग में डाल देता, ठीक है? पर विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि नहीं, मैंने सिर्फ़ इसे निकाल ली, अब ये गायब है, अब बैग में सिर्फ़ 4 बॉलें हैं। अब मैं इन चारों में से एक और निकालूँगा सेकंड वाली, इसे कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, जब मैं उस बॉल को वापस बैग में रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ। जैसे 52 कार्ड्स हैं, मैं कहता हूँ कि आपको 2 कार्ड निकालने हैं, 52 में से आपको 2 निकालने हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है?
विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब आपने पहला कार्ड निकाला, ठीक है? तो वो तो 52 में से निकाला, पर दूसरा 51 में से ही निकालोगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये आपका लॉजिक होता है, ठीक है? विदाउट रिप्लेसमेंट का तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, हमेशा रखना। विदाउट रिप्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट्स में कॉम्बिनेशन को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? कुछ फ़ॉर्मूला देखते हैं कॉम्बिनेशन के NC0 इज़ 1। पता है इसका बहुत बढ़िया लॉजिक है एक तो फ़ॉर्मूला से भी है, फ़ॉर्मूला ओपन अप कर लोगे तो n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल आ जाएगा व्हिच इज़ 1। बट इसका पता है एक बहुत शानदार लॉजिक है कि मान लो आपके पास 3 n कॉइन्स है मान लो ना n कॉइन्स और उनमें से कोई नहीं उठाना तो उसका कितने तरीके एक ही तरीका है कुछ मत उठाओ। ठीक है, समझ में आया ना आपको? आपको बोला चूज़ नथिंग, चूज़ 0 तो आपने बोला ठीक है एक ही तरीका है कुछ भी नहीं उठा रहा मैं, ठीक है? तो यही तो तरीका हुआ, तो ये है। एनसीएन वो तुमने देख ही लिया कि एनसीएन क्या होगा 1 होगा और एनसी1 क्या होगा n होगा कि अगर 3 कॉइन है एक उठाना तो 3 तरीके से उठा सकते हो तो एनसी1 क्या होगा n होगा मतलब ऐसा फॉर्मूला से भी आप शो कर सकते हो बट इस तरह से अच्छा एक चीज याद रखना n फैक्टोरियल को मैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ जैसे 3 फैक्टोरियल को मैं 3 टाइम्स 2 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ ठीक है? ये चीज़ प्लीज़ याद रखना। थोड़ी बहुत भूल गए हों अगर आप फैक्टोरियल्स और इन सब चीज़ों की आइडेंटिटीज़ तो याद दिला रहा हूँ। दूसरा एक ये आइडेंटिटी होती है वैसे काम तो नहीं आती फिर भी बता रहा हूँ। NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NCn इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर n-1 ठीक है? वैसे ये नहीं आती इतनी यूज़फुल है, पर कभी-कभी मान लो पता हो तो बुराई कुछ नहीं है। एक और एक होती है कॉम्बिनेशन की आइडेंटिटी तो NCA इज़ इक्वल्स टू NCn-a ठीक है? मतलब अगर इन दोनों का सम ऊपर n के बराबर आ रहा है, तो वो सेम होंगे। जैसे कि 5C3 इज़ विल बी इक्वल टू 5C2 क्योंकि 3 + 2 इज़ इक्वल्स टू 5 ठीक है? तो नीचे वालों का सम अगर ऊपर बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब उन दोनों का कॉम्बिनेशन में आंसर सेम होगा। जैसे कि 7C3 विल बी इक्वल टू 7C4 क्योंकि 3 + 4 इज़ इक्वल्स टू 7 ठीक है? इसका लॉजिक क्या है? एक तो फॉर्मूला से ही लॉजिक है। फॉर्मूला से ओपन अप कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि NC इज़ इक्वल्स टू NCn-a क्यों होता है? क्योंकि ये आप खोलोगे तो n फैक्टोरियल ओवर n-a फैक्टोरियल, a फैक्टोरियल खुलेगा। इसको खोलोगे तो n फैक्टोरियल n माइनस n माइनस n माइनस a व्हिच इज़ a फैक्टोरियल इंटू n-a फैक्टोरियल। तो ओपन करोगे तो भी लॉजिक ये है। दूसरा इसका है ना और एक डेप्थ में लॉजिक समझाता हूँ। पहले पढ़ लो मैंने क्या लिखा है। हिंदी, इंग्लिश दोनों में लिखा है, ठीक है? अगर n में से k चूज़ कर लिए k चूज़ कर लिए क है, चे k चूज़ कर लिए, तो सिर्फ़ एक सबसेट n माइनस k का बचता है। इंग्लिश में बोलूँ तो फॉर एवरी सबसेट ऑफ साइज़ k देयर इज़ एक्ज़ैक्टली वन सबसेट ऑफ n माइनस k। समझना क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो 3 आपके पास चीज़ें हैं A, B, C और आपको 3 में से 2 चूज़ करनी है। देख 3C2 इज़ इक्वल्स टू 3C1 ये आपको पता ही है। चाहे 2 चूज़ करो, चाहे 1 चूज़ करो, बात एक ही क्योंकि 2 + 1 इज़ 3 कैसे? देखो 3 में से 2 चूज़ कैसे कर सकते हो? या तो AB या तो AC या तो BA या तो BC इस तरह से कर सकते हो ना AB, BC, CA 3 तरीके से कर सकते हो। 3 में से 2 चूज़ करने के कितने तरीके होंगे? 3 तरीके होंगे, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, ये तो 2 की बात, अब 1 की बात। अगर आपने A और B को चूज़ कर लिया तो बचा क्या? C ना। यार आपने 3 में से 2 चूज़ कर ली तो बचा 1 ही। तो आपने 3 में से ए, बी, सी में से ए, बी चूज़ कर लिया तो बचा क्या? सी। आपने बी और सी चूज़ कर लिया बचा क्या? ए। आपने सी और ए चूज़ कर लिया बचा क्या? बी। तो कितने हो गए? 3 ही तो हो गए। तो एनसी1 भी कितना हो गया? 3 ही हो गए। तो ये मतलब है आप इसका कि अगर आप एनसी2 मतलब उसमें से एन निकाल लोगे तो बचेंगे कितने? एन माइनस के ही तो समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप n में से k हटा दोगे तो बचेंगे कितने? n माइनस k ही तो बचेंगे। तो आप 3 में से 2 हटा दोगे तो बचेंगे 1 ही ना। ये इसका लॉजिक है। फ़ॉर्मूला से भी लॉजिक समझा दिया पर ये लॉजिकली भी आपको दिखना चाहिए होते हुए, ठीक है? क्योंकि डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग लेनी है हमको, ठीक है? सुपरफिशियल लेवल पे नहीं समझनी चीज़ें, ठीक है? तो फॉर एवरी साइज़ ऑफ k देयर इज़ एक्ज़ैक्टली वन सबसेट ऑफ n माइनस k क्योंकि जैसे 3 में से 2 चूज़ कर रहे हो, तो 3 में से 2 चूज़ कर लिए तो बचा कौन? 1 ही तो बचा, ठीक है ना? और कॉम्बिनेशन तो आप समझ ही गए कि कितने AB, AC एक तो ये हो गए और एक बचा BC, ठीक है? और कॉम्बिनेशन में BC और CB बराबर ही होते हैं।
ओके। तो इसके साथ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी मैंने आपको पूरी तरह रिवाइज़ करा दिया इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ के साथ, क्वेश्चन्स के साथ मैंने बता दिया परम्यूटेशन जिन क्वेश्चन में ऑर्डर मैटर करेगा, कॉम्बिनेशन जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा और फ़ॉर्मूलाज़ याद कर लेना। याद ही होंगे वैसे तो ऐसा कोई हार्ड फ़ॉर्मूलाज़ नहीं है। ठीक है, इसी के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल गो ऑन टू द सेक्शन 2.3 उसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन्स कराऊँगा। प्लीज़ मेरे साथ बैठ के वो क्वेश्चन्स करना वीडियो देखते-देखते। पहले खुद पॉज़ करके ट्राई करना, नहीं हो तो वीडियो देखना और एडिशनल अंडरस्टैंडिंग जनरेट होगी। पर सारे क्वेश्चन ऑफ कोर्स मैं नहीं करा पाऊँगा। जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं वो कराऊँगा, बच्चे कुछ आपको खुद से करने होंगे। सॉल्यूशन जो जेएल डिवोर के हैं, उसकी लिंक फर्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? तो प्लीज़ वहाँ से जेएल डिवोर सॉल्यूशंस निकाल लेना और उनसे अपने आंसर्स चेक कर लेना, ओके? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।